निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं हरिओम पाठक आज आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत मनोविक्षिप्त से तात्पर्य है साइकिक टॉपिक के अंतर्गत यह जानकारी दूंगा आपको कि यह स्थिति कब आती है, आदमी मनोविक्षिप्त कब हो जाता है। मनोविक्षिप्त का दूसरा रूप है साइकिक हो जाना। कई बार कहते हैं यार ये साइकिक है यार, यानी उसको मनोरोग हो गया है, मन से वह विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त को वैसे एक तरह से पागल कहते हैं, बाकी मन, मस्तिष्क नहीं मन, तो मन का विक्षिप्त हो जाना यानी अपने आप में ऐसी धारणा बना लेना कि वह जो कह रहा है वो सही है। इस रोग का, इस आदत का सबसे बड़ा जो पहचान है वो ये है कि मेरी बात को माने सामने वाले, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। साइकिक जो लोग हो जाते हैं उनका काम करने का तरीका बदल जाता है। एक काम को कई बार वो बार बार कर देते हैं। दूसरा, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, मनोविक्षिप्तता एक रोग है, बिल्कुल रोग है, क्योंकि इसमें सोच बदल जाती है, कार्य करने का तरीका बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है, ये सारी चीजों में बदलाव। इसमें व्यक्ति परिस्थितियों से तारतम्य नहीं बिठा पाता है। परिस्थितियों से तारतम्य से तात्पर्य है कि मान लो व्यवस्थाएं आपके अनुकूल नहीं है, कहीं जैसे आप कहीं जिमने गए, इस पे ही लेके चले। अब आप तो यहां से सोच के गए यार इस तरह की रसोई मिलेगी, वफर में खाना मिलेगा, वहां पता चला जमीन में तो खाना है, ठीक है, और रसोई का जिस तरह से कल्पना करके वो मिली नहीं। अब जो साइकिक लोग होंगे वो उस पर बहुत नेगेटिव बातें अप्रोच में ला देंगे और अपने आप को असहज से हो जाएंगे। तो असहज हो जाने से तात्पर्य है लोगों को कमेंट करना, लोगों से लड़ने की कोशिश करना, कुछ ऐसे आचरण कर देना, ऐसा व्यवहार कर देना कि सामने वाला के यार ये कैसा आदमी है जिसने परिस्थिति को ही नहीं देखा। भाई ठीक है, अब यहाँ जैसे माहौल में जैसे कुछ है उसमें एडजस्ट करो क्योंकि भाई सामने वाले का जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोच के गए उसको उसी तरह का ही माहौल मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों से तारतम्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि परिस्थितियों से तारतम्य बिठाना मन और मस्तिष्क का व्यवस्थित होना है। मोस्टली हमारे दिमाग में रसायन रहता है, उस रसायन का कम ज्यादा हो जाने से भी यह स्थिति बन जाती है। बहुत तनाव में आ जाता है इस तरह का व्यक्ति, जल्दी से इरिटेट हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जाती है और वह लगातार उसकी नेगेटिव अप्रोच में चलता रहता है। मादक पदार्थों का सेवन भी करने लगता है। इसका उपचार कर पाना बहुत कठिन है। कठिन क्यों है इसका उपचार? उपचार उसका हो जाता है जो ये मान ले कि मैं रोगी हूं, ठीक है, क्योंकि रोगी को फिर डॉक्टर अगर कहीं या कोई मनोविश्लेषक कोई गाइडलाइन दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन अहम ब्रह्मोस्मि, अरे साहब तुम ये क्या बता रहे हो, मैं तो सही हूं बिल्कुल, बल्कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है, आप मुझे गलत वे में ले रहे हो, आप मुझे बीमार बता रहे हो मानसिक। अब बताओ सही कैसे हो सकता है आदमी? तो इस रोग का उपचार होना बहुत कठिन है, क्योंकि एक तो लंबी प्रोसेस है, दूसरा ऐसे लोगों को विश्वास में लेना होता है, सबसे बड़ी बात होती है। जैसे इनका पहले तो अहम तुष्ट जो ये कहें उनको यस यस यस, जब ये पूरा विश्वास में आ जाए तब कहीं इनका ट्रीटमेंट होना संभव है जल्दी से। अब डॉक्टर तो जल्दी से इतना कौन सुनने बैठा है, ये तो कोई अपना घर का ही मेंबर है जो इनकी बातों को हाँ में हाँ मिलाता रहे, इनके अहम को तुष्ट करता रहे और लास्ट में फिर अपने जो
मेन बात है या इनको समझाने की बात है या इनका इलाज करने का, वो बाद में एक लंबे समय के बाद में करें। एक फिल्म का उदाहरण देता हूं। एक फिल्म है पुरानी, नाम है खिलौना। उसमें एक कैरेक्टर होता है संजीव कुमार का। वो ऐसे ही मानसिक विक्षिप्त हो जाता है, उसको पागल की हरकत मान सकते हैं, लेकिन वो सारी एक्टिविटीज करता है। काफी पहले वह समझदार इंसान होता है, लेकिन किसी तरह के सदमे में आकर नेगेटिव अप्रोच लेकर वो इस तरह का बन जाता। अब धीरे धीरे एक महिला को उसकी केयर टेकिंग के लिए रखा जाता है, देखभाल के लिए रखा जाता है। तो वह महिला उसके मन की बात सुनती है, समझती है, उसको अच्छा खिलाती है, अच्छा पहनाती है, उससे बातें करती है, खुद बनती संवरती है तो उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूं। ये सारी धीरे धीरे उसके अंदर वो इमोशन, वो सारी बातें जो पॉजिटिविटी की पहले थी वो सब आने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसको, वो वहां होती है तो कोई गुंडा आता है, उसको उठा के ले जाने की सोचता है, तो वह उससे बहुत लड़ाई लड़ता है उस गुंडे से, उसको बचाने के लिए। ये सारी बातें उसमें कैसे आ गई? क्योंकि उसका जो मन था वो वापस से पुनः धीरे धीरे करके अपने आप को सही होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसमें उस महिला ने उसको उसके मन की बात जानी और उस तरह का उसको ट्रीटमेंट किया। एट लास्ट वो सही हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अब आप सोचोगे साहब हमें ये मनोरोग, ये पागलपन, ये मानसिक रुग्णता ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो इसके पीछे, पढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है सरकार का कि कोई चीज आप अपनी लाइफ में वेटेज नहीं दे रहे हो, वेटेज का तात्पर्य है उस पर गौर नहीं कर रहे हो, उसको तवज्जो नहीं दे रहे हो, वो बात लास्ट में आपको कितनी भयावह मिलेगी, उसके कौन कौन से रूप आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में, स्ट्रेस बढ़ जाएगी तो डिप्रेशन, डिप्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो ये मनोविक्षिप्तता, और भी कई ऐसी साइंस की बीमारी हैं जिनका नाम सिक्जोफ्रेनिया, आदमी अकेले अकेले खुद में ही बड़बड़ाता रहता है, सिक्जोफ्रेनिया, ठीक है। तो इसके लिए एंटी साइको ड्रग्स भी दिए जाते हैं। ओवरऑल इस बीमारी का सीधा साधा सा एक कारण है कि आदमी अपने मन और मस्तिष्क पर यानी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाता है, परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाता है और खुद अपनी ही बात को बार बार रिपीट करता है, सामने वाले को मनवाने की कोशिश करता है। कई बातों को जो आज के टाइम में चलन में नहीं है उनको चलवाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। ये सारी चीज़ें अगर किसी में लक्षण, फिर इसके लक्षण है मैं बताता हूँ आपको। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के बोलने के तरीके, व्यवहार व आचरण से पता लगाया जा सकता है कि इसको साइकिक है, ये इसका इलाज होता है, इसको कम बात करो, इसकी बात पर ज़्यादा गहराई में मतलब नहीं, टेंशन क्रिएट कर देगा। इसमें एक टाइप होती है कि इसकी जेनेटिक भी कई बार इस तरह का जो सिम्टम्स है देखने को मिलता है। जेनेटिक से तात्पर्य आनुवांशिक, जैसे इनके पिताजी में हो जो इस रोग के ग्रसित है, उसके बाबा में हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं आ रहा हो, तो 1% जेनेटिक। इसके बाद कई बार ये स्थिति ऐसे जो मनोविक्षिप्त लोग हैं जिनको हम साइकिक कहते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक बैकग्राउंड से वो अपराधी किस्म के हो जाते हैं। अपराधीपना यानी वो लोग आक्रामक हो जाते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जाएं, झगड़ जाएं। तो इसकी वो परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की परवरिश में वो रहे हैं, किन लोगों के साथ में हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो वो इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं अपराध प्रवृत्ति की। ये संकालु प्रवृत्ति के होते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, लेकिन जहां जाएंगे अपने आप में ही रिजर्व रखने की कोशिश करते हैं।
एक विचित्र भ्रमजाल में फंसे रहते हैं, यानी अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, हर चीज में इनका दिमाग चलता रहता है। कई बार आपने देखा होगा, कई थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी बहुत दूर दूर की सोचते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ का नहीं, विदेशों का राष्ट्रपति, उन सब की बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। विचित्र भ्रमजाल है, क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया कैसे चलेगी, यूँ सारे सिस्टम को बदल देंगे। तो इस तरह के भाव वाले बात भी आती रहती है। इनके अपराधी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। तो अपराधी प्रवृत्ति का तो एक ही कारण है कि अगर इनके संस्कार, इनके माता पिता के संस्कार इस तरह के हैं तो इनके अंदर भी इस तरह के रोग आ जाता है। इसमें इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग शामिल है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा हो जाता है इससे, इस बीमारी के अंतर्गत, क्योंकि रसायन बनता है, वो रसायन में डिस्टरबेंस होने पर यह तरह का रोग हो जाता है। इस तरह के व्यक्ति का उपचार किया जा, सफलता की आशा बहुत कम रहती है, क्योंकि अगर समय पर थोड़ा बहुत जब इसका पता चले साइकिक है तो थोड़ा बहुत तो भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक अगर इनका इसी तरह से रवैया रहे तो इनका उपचार होना काफी कठिन है। इसका उपचार मुख्यतः औषधियों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें एंटी साइकिक ड्रग्स दिए जाते हैं। इनके दिमाग में अधिकतर जिससे नेगेटिव विचार नहीं आए, इस ड्रग्स को लेने के बाद वह नेगेटिव नहीं सोचे, वह उसे बार बार उत्तेजित करते हैं, क्योंकि ये लड़ने झगड़ने की बातें करते हैं, तो वो एंटी साइकिक ड्रग से वो कंट्रोल रहते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, उनको थोड़ा सा ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे वो मेंटली थोड़ा सा शांत रहें, फिजिकली थोड़ा शांत रहें, यानी नींद की गोली जैसी उसमें कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इस बीमारी में सबसे बड़ा रोल दूर करने में काम करता है उनके परिवारजन, क्योंकि देखो दूसरा तो उनकी बातों को सहन कर नहीं पाएगा, बोर कर देंगे, वो ऊट-पटांग बात करेंगे, कहाँ तक झेलेगा कोई आदमी। तो इसके लिए आदमी की घर वाले जो हैं उसको सुने। देखिए आज कोई भी बीमार है, कई आपको मैंने ऐसे देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा अपने मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन उनको आप उनके साथ हंसो, उनके साथ खेलो, उनके साथ बात करो। बड़ा पेशेंस का काम है ये, हर आदमी की बस की नहीं है कि इस तरह के लोगों के साथ अपने आप को एंगेज कर सके। अरे भाई बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, सुगलपना कर रहा है और सारी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे बहुत इरिटेशन बढ़ जाती है। जरा में ही पिटाई कर दे और बात हो जाओ, पिटाई कर दी तो और वो फिर आपसे खुलेगा मिलेगा नहीं, आपसे मन की बातें शेयर नहीं करेगा। तो ओवरऑल मन की बातें शेयर करना, किसी तरह की सोच रखना, तो वो सारी बातें इस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ वो घुले मिले, तभी उसके रोग का निदान हो सकता है। उसके साथ आक्रामक होकर उसकी मार पिटाई नहीं करें। फिर इसके बाद है, कई बार इस तरह के रोग से ग्रसित व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उनको प्रेरित किया जा सकता है, उनसे खुलकर बात करें, उनकी मनोव्यथा, उनकी कुंठाएं आदि की पूरी जानकारी लें, क्योंकि ये व्यक्ति आत्मलीन होते हैं, स्वयं तक सीमित रहते हैं। ओवरऑल इन सब के पीछे लाभ यही है कि मनोचिकित्सक के परामर्श के अनुसार उपचार की दिशा में इसे आगे बढ़ाना चाहिए। खुद ट्रीटमेंट नहीं करें, मनोचिकित्सक को साथ में ले लें और उसके साथ में ही इनका इलाज कराया जाए। ये तो है मनोविक्षिप्त लोगों की पहचान, उनके लक्षण, उसमें किस तरह का कौन लोग सहायक होते हैं। वैसे मनोचिकित्सक सहायक होगा, एक तो भाई चिकित्सा से ही सही होगी, दूसरा जो उपचारक हैं, मनोचिकित्सक जो इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको टाइम पर लें, और साथ में ही परिवारजन उनके साथ बड़े प्यार प्रेम से बात करें तो इनके इस रोग को
कुछ हद तक सही किया जा सकता है। अब होता है मेन बात कि मानसिक क्षमता का विकास कैसे किया जाए। उसकी का मानसिक क्षमता यानी आदमी का एक फैक्टर है। मैं आपको बात बताऊं, ये हर किसी पर डिपेंड करता है। आज मैं हूं, मेरे दिमाग को अगर मैं कम यूज करता हूं तो दिमाग के अंदर एक केमिकल न्यूरॉन करके निकलता है, वो उससे व्यक्ति का दिमाग एक्टिव रहता है, रनिंग में रहता है, वर्किंग में रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको आप काम कम लो, पढ़ें, किसी चीज़ में अपना सहयोग नहीं दे रहे, मेंटली रूप से किसी चर्चा में शामिल नहीं है, अपने दिमाग पर जोर नहीं डाल रहे, तो धीरे धीरे इसका बनना बंद हो जाता। और इसका जब बनना बंद हो गया तो ये मानो आपकी भी किताब दिमाग की बंद हो गई। भाई कोई भी चीज़ें हैं रनिंग में रखना बहुत जरूरी है। तभी तो कई बार कहते हैं गाड़ी खड़ी है वो इतना नुकसान देगी जितनी चलती हुई गाड़ी नुकसान नहीं देगी। आप नई गाड़ी को 1 साल खड़ी कर दो, फिर उसके टायर सूख जाएंगे, टायर बदलवाने पड़ेंगे, उसकी वायरिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम चूहा घुस जाएगा और वो प्रॉब्लम करेंगी, बैटरी तो चली ही जाएगी। और भी ऐसे साइड के बहुत सारे वो हैं, क्योंकि हर चीज का एक्टिवेशन में आना जरूरी है। अगर वह एक्टिवेशन में नहीं आ रहा, या तो उसको रनिंग में लाओ ही मत, बैटरी मत लगाओ, कोई चीज लगाओ ही मत जब तक वो है कि साहब पड़ी है। लेकिन जब रनिंग में आ गई, क्योंकि हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक्सपायरी होती है, तो एक समय तक उसको चलाते रहना होता है। और वर्किंग में आने के बाद बहुत सारी चीजें हैं, वो उससे एनर्जी भी लेता रहता है और उससे आदमी आगे बढ़ता। इसी तरह से बात है कि आदमी की अगर मानसिक क्षमता बढ़ानी है तो उसे अपने दिमाग को ज्यादा काम में लेना होगा। मानसिक क्षमता का संबंध में यह कहा गया है कि मस्तिष्क को निरंतर उपयोग में लेते रहना चाहिए। अधिक आयु में हो जाने पर मानसिक क्षमता कम हो जाती है। इस स्थिति में आदमी अधिक आयु होने पर व्यक्ति निष्क्रिय रहे एवं धीरे धीरे आत्मलीन होने ले। ऐसी स्थिति में उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, उसके नवीन जानकारी का अर्जन कम हो जाता है, ग्रेस्पिंग पावर कमजोर हो जाती है। जितना अधिक मानसिक कार्य करेगा व्यक्ति, उतना ही उसकी सजगता व कार्य क्षमता यथावत बनी रहेगी, चाहे वे आयु के किसी पड़ाव पे हो। खुले दिमाग से कार्य करता है तो उसके दिमाग में कार्य और ज्ञान की वृद्धि होगी। देखिए उदाहरण में दूं, कई बार कहते हैं कि उम्र बढ़ जाने पर आदमी की जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, वो कम हो जाती है। लेकिन इसके उदाहरण है, अगर आप दिमाग को फुल यूज करके कोई वर्क कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जिसका उदाहरण है, बताओ कोई चीज की स्मरण शक्ति कम लगती है क्या? फिल्म बनाता है कैसे भी रोल प्ले कर रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुद्धिमत्ता से उम्र पर काबू किए हुए हैं। आज आपने बहुत सारी फैमिली के लोगों को देखा होगा कि वो रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर वे वर्किंग में हैं। क्या लॉजिक है पीछे? क्योंकि जब तक वे वर्किंग में रहते हैं तब तक वो दिमाग को एक्टिव रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई उनका शेड्यूल नहीं रहता किसी तरह। तभी तो अधिकांश लोग जो विशेषकर टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन का व्यक्ति यानी एक टीचर अगर रिटायर हो जाता है तो उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि या तो वो घर पर लोगों को पका देता है, ऐसा माना जाता है। मैं नहीं कह रहा, मैं भी एक शिक्षक हूँ। तो अब पकाने से तात्पर्य होता है बहुत सारी बातें अपनी कह देना। जैसे सामने वाले ने एक कही, आप उसको 4 उत्तर दोगे, और समझा 5वां और समझा, तो जल्दी से आदमी अरे यार वो और सुन लेंगे तो क्या क्या कहेंगे, भाग लेते हैं लोग, नजदीकी नहीं आए, इधर उधर हो जाते हैं। हर आदमी को ज्ञान पेलने की बातें रहती हैं। तो ऐसे लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी कोई संस्था से जुड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में ही जुड़े, जहाँ भी आपका मन करता हो, जहाँ भी आप ऐसा माने कि इससे मेरा सोशल वर्क भी हो रहा है, मुझे लोग जान भी रहे हैं और मेरा जो दिमागी
एक्टिवेशन है वो सही चल रहा है, क्योंकि दिमाग तो उनका जब फिजिकली सही है, खान पीन सही है, सारी बातें सही है, तो दिमाग भी चलना होता ही है। ज्ञानार्जन करने के लिए पुस्तकों का पढ़ना, लेखन करना, वार्ता करना, सुनना, बहुत से लोग बहुत अखबार का गहन अध्ययन करते हैं, और बहुत से लोग बहुत सारी टीवी डिबेट को देखते हैं लंबे समय तक। कोई साहित्यिक बात आती है, कोई धार्मिक बात आती है, प्रसंग, उनको भी पूरे टाइम सुनते हैं। फिर है विभिन्न स्थानों पर पर्यटन, वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण आदि, ये सभी गतिविधियां मानसिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। टूर पे जाना, टूर पे जाने से भी आपको बहुत सारे आपके दिमाग में एक्टिविटीज होगी, यहाँ क्या चीज़ पसंद, यहाँ की फेमस है, क्या 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 चीज़ देखने की है, आप जाएंगे, दिमाग में रखेंगे, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, वो सारी चीज़ें भी आपके दिमाग को एक्टिव रखती हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे आप हर चीज़ का, अच्छा ये क्या है, ये यहाँ मिलता है क्या, ठीक है। इस तरह नए नए आविष्कार व शोध का कार्य उस वर्ग में भी किया जाए, यानी ज्ञान की वृद्धि के लिए आप नए शोध के कार्य भी कर सकते हैं, अगर आपका पास समय है, अगर आप अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ना चाह रहा हूं कि आज आप अपने दिमाग को, देखो सारी चीजें दिमाग की हैं, कि दिमाग को एक्टिव रखना, दिमाग को बिजी रखना, एक बिजी का और का है खाली, एम्प्टी माइंड, खाली सर शैतान का, यानी दिमाग से आप कोई काम नहीं ले रहे हो तो वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे आपको परेशानी होगी। तो अगर आप सही उसका यूज करेंगे, सही उसको यूटिलाइज करेंगे, तो आप प्रॉपर उसकी रिजल्ट ले लेंगे। चाहे आप शोध कर रहे हैं, चाहे आप पर्यटन कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सारी बातें ये शो करती हैं कि हमें अपनी लाइफ में अपने आप को व्यस्त रखना होता है। अब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ये बातें क्यों बताई गई हैं कि शारीरिक शिक्षा पहले तो ये बताता है कि हमारी स्थिति में जो बॉडी में डिस्टरबेंस है, जो कहीं हमारा मन नहीं लगता है, जो हम गलत आदतें पकड़ते हैं, उन सब का लास्ट भयावह जो उसकी भयावहता है उसको शो कर रहा है अभी। तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, आपको कितने लोग सुनेंगे, आप अपने आप में क्या माने बैठेंगे, लेकिन समाज आपको क्या मानेगा। ऐसी स्थिति शिक्षा के अंतर्गत, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत यह सिखाया जाता है कि आप एडजस्टमेंट सीखो, क्योंकि जहां हमने आपको बहुत पहले बताया है कि यह सिखा रहा है अष्टांग योग की बात, शारीरिक शिक्षा, साथ में ही अष्टांग योग। अष्टांग योग करके व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज्यादा कैसा कर लेता है, एक तरह से व्यवस्थित कर लेता है। व्यवस्थित जो है, यानी जिसने अपने आप को, अपनी दिनचर्या को, अपने डेली के शेड्यूल को सेट कर लिया है, तो वह मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप में अपने आप को स्वस्थ बना लेगा। अब वो दिनचर्या कैसे बनती है? सही आहार करें आप, सही ढंग से आप अपने आप का व्यायाम करें, अच्छी सोच रखें, दिमाग को अच्छे से यूज करें, ठीक है, बुरी आदतों को ग्रहण नहीं करें। ऐसे हमारे जो आदर्श हैं संस्कृति के, उनको फॉलो करें। ये सारी बातें ये हमें इस बात के लिए ले जाती हैं कि हम अपने आप में वहां अपने आप को पहुंचा देते हैं कि योग हमें अपनी उस स्थिति से एहसास कराता है कि हम उसको अपनाकर मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं। आज बालक छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस ले लेता है, जिद करने लगता है, गलत दिशा में डाइवर्ट हो रहा है, संस्कारों को भूल रहा है,
माता पिता की सेवा नहीं करेगा, आगे जाके उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है, अपने साथियों के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, इन सब को शुरू से ही संस्कारों में डालवा देती है शारीरिक शिक्षा एवं योग जो विषय है। क्योंकि बालक केवल एक मेंटली, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, पता है वो उसका आने का मुख्य कारण क्या रहा? यही, आज बालक अपसेट है। कैसे? मेंटली और फिजिकली रूप में, दोनों में ही अपसेट है। न तो उसको अपना फिजिकली सेंस का पता है कि वो अपने आप को कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहा है, न उसको अपने मेंटली उसका पता कि उसका दिमागी रूप से विकास कितना हो रहा, कितना तो उसमें टैलेंट है। आज आप कहते तो शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक प्रतिभाओं का विकास करती है, उनको बाहर निकालती है, लेकिन नहीं, आज भी शिक्षा जो है आज की बालक की क्षमताओं और इच्छाओं को कई बार उनका हनन कर रही है, उनको उस ओर ले जा रही है जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे जैसे उदाहरण के तौर पर सब्जेक्ट की मैचिंग, बायो के साथ में केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, हमारा इंटरेस्ट का ही नहीं है। तो बालक की रुचि के अनुसार सब्जेक्ट हो, कभी भी बदल ले, यानी अब वो बात नहीं होगी कि एक बार ले लिया सब्जेक्ट उसको कभी बदला नहीं जा सकता, या बालक की पसंद के अनुसार कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब वो बालक की इच्छा सर्वोपरि है। अब कोई चीज आपकी पसंद की चीज मिलेगी तो आप अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि हॉबीज है आपकी, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस की। आज बच्चा छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस कर लेता है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बालक की इच्छा के अनुसार पढ़ाई की व्यवस्थाएं करने को नई शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा को बहुत स्थान दिया है। क्योंकि ये थ्योरी आदमी को बोर कर देती है, प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा कर दिया है, लगाओ मन को। क्योंकि थ्योरी कई बार आदमी को उस ओर ले जाती है कि आदमी कहाँ तक किस ओर सही माने और ये क्या काम आएगी। प्रैक्टिकल में आदमी व्यस्त रखता है अपने आप को, क्योंकि उसमें आदमी को कुछ क्रिएटिव रहना होता है। तो कहने का तात्पर्य, अब ये जिसने भी इसको बनाया है, इसका पूरे का जो प्रारूप, उस प्रारूप के अंतर्गत अभी तो लागू नहीं हुई है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार इस तरह से कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कृषि बिल है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत लोगों को बनाया, लेकिन उनको सुने ही नहीं कोई, माहौल ही ऐसा बना दिया। भाई कोई चीज बनाए, कोई भी, आप तो देखो सरकार के बनाई हुई कोई भी चीज है, ऐसा तो कोई मूर्ख सरकार नहीं होगी जो पूरे राष्ट्र में कोई ऐसी चीज को अप्लाई करेगी जिसका हर समझदार व्यक्ति विरोध करे। किसी के लिए तो फायदेमंद होगी। तो पहले एक बार सुनो तो सही उसका ऑब्जेक्ट। कई चीजें बिना ऑब्जेक्ट के विरोध में आ जाती हैं। ये बात ठीक है कि कई लोगों के लिए नुकसान होगा उसमें। आज ये जो बिल है किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कहता है, ऐसा कह रही है बीजेपी, ठीक है। अब कांग्रेस क्या कह रही है, किसानों का सबसे बड़ा विरोधी है। भैया ऐसा कौन इंसान देखा है आपने जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? सोच के देखो। किसान एक बहुत बड़ा 80% 70% जगह पे खेती होती है और उसके मालिक है किसान। हमारा भारत है कृषि प्रधान देश है, पढ़ा होगा सेंटेंस में। जब कृषि प्रधान देश है, किसान मुखिया है, चुना देश को सरकार चुनने में किसान की अहम भूमिका है, उसको नाराज कर सकती है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो। फर्क सिर्फ इतना है कि सोच में आपके में नेगेटिविटी भर देंगे हम, तो वो नेगेटिव सोचेंगे, अरे तुम्हारे अधिकार काट दिए, अरे हाँ जय बोलो। तो एक कई बार क्या होता है कि सूखा भी जल जाता है, सूखे के संग में गीला भी जल जाता है, जब ज्यादा हो अल्लाह होता है। मैं एक और प्रकरण रख रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी जाति विशेष से, धर्म विशेष से, कोई और से प्रेरित होकर बातें करता हूं। मैं एक, क्योंकि यहाँ से संस्था में काम कर रहा हूं इतने लंबे समय तक, तो बहुत ब्रॉड स्तर पर बातें करना चाहिए भी। आपको शिक्षा यही सिखाती है कि आप नैरो सोच को हटा के ब्रॉड सोच रखें। हाथरस पर पूरे
हिंदुस्तान तो जाने दो, विश्व स्तर की नजर लग गई। क्या पहले रेप नहीं हुए? अभी नहीं हो रहे? अकेले यूपी में ही 8 जगह रेप हुए हैं उसी दरमियान। समझना एक बार, ये मीडिया उठ के वहां नहीं जा सकता, 2 जने उठ के वहां की कवरेज कर रहे हैं। हम तो कोई देखे चैनल, अरे यार ये तो हाथरस का नहीं है, ये तो वहां का काम है। एक भी चैनल ने बताया हो तो मुझे बताओ कि फला जगह जाके आए हैं और वहां भी इस तरह की दरिंदगी है, और इतना लंबा जैसा आज चला रहे, 1-1 घंटे का, 2-2 4 घंटे का इंटरव्यू चल रहा है साहब लगातार। क्या है ये मिसगाइड है। अब पेच फंसा दिया, जातियां लड़ा दी। कल पंचायत कर दी साहब सवर्णों ने, हमारे उनको फंसाया जा रहा है। अच्छा खासा गांव था, प्रदेश था, उसमें अब इतनी बेमनस्यता है कि अब कुछ दिन बाद देखना, आप जो दिखेगा उसमें लड़ाई। ये तो चले जाएंगे, ये राजनेता चले जाएंगे अपने गांवों को, ये मीडिया चली जाएगी अपने गांवों को। जिनको वहां रहना है उनमें इतना जहर भर दिया है कि पहले तो नहीं हुई, कुछ हुई कम हुई, लेकिन अब इतनी बढ़ जाएंगी कि किसी को संभाल पाना। क्योंकि मीडिया को चाहिए अपना, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, मेरे को ज्यादा से मेरी टीआरपी बढ़े, मेरी टीआरपी बढ़े। नेताओं को ये मुझे जगह मिले। यूपी से बहुत से लोगों को अब की बार कुछ नहीं मिला, इतनी सीटें आई बीजेपी की, तो वो कह रहे हैं कि हमें धरातल मिल जाए। ये सारी राजनीतिक बातें मैंने क्यों कही है? मैंने कही है इस बात पर कि आदमी अपने आप को इस तरह से सोचे समझे। हर चीज के 2 पहलू हैं, नेगेटिव है और पॉजिटिव है। अब आप उसका पॉजिटिव पहलू देखोगे तो उसमें बहुत पॉजिटिवता दिखेगी, और नेगेटिव देख लोगे तो हर चीज में। आज कोई कह रहा था ये इतना महंगा टनल बनाया है, 14,000 किलोमीटर ऊपर, 9 किलोमीटर का, इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाए हैं, क्या जरूरत थी इसकी? चीन को इतनी सी तो जगह दे देते हम। जितना पैसा खर्च किया, जितनी सेना हमारी में कर रही है, मान लो वो किसी लेना चाह रहा है किसी जगह को, दे दो। इतना हो अल्लाह नहीं, इतना फिर हमने खरीदे हैं, राफेल खरीदे, ये खरीदे। ऐसी सोच वाले भी बहुत हैं। लेकिन ये सोचो कि देश की रक्षा सुरक्षा हमारा गौरव है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस तरह की सोच की जहां बात आती है वहां उस देश का ऑटोमेटिक सम्मान होता है। दूसरे का दावो मत, लेकिन अपनी कोई चीज छोड़ो मत। उस टेंडेंसी में चीन जितना खतरनाक देश को यार सीधा आमने सामने चैलेंज कर दिया, इससे बड़ी शक्ति क्या मानोगे आप? मैं मोदी समर्थक इसलिए हूं, मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूं, मोदी समर्थक इसलिए हूं। ठीक है, बातें करने चाह रहा, बातें भी कर ले। अगर तू बातें रखता है फॉरेन कंट्रीज में अपने वर्चस्व को, तो मेरे भी दोस्त बहुत है, आ जा। तू पाकिस्तान का सहारा ले रहा, मैं रूस का सहारा ले रहा हूं, अमेरिका के साथ मैं इजराइल का सहारा ले रहा हूं, आ जा तू। 3 देश ही मेरे इतने वो हैं पावरफुल के तू सबको मिला ले। और बाकी इसकी जो संयुक्त सेना है अमेरिका की, मित्र राष्ट्र हैं, फ्रांस है, जापान है, जर्मन, ये तो ऑटोमेटिक जुड़े ही रहे। लेकिन ये इतने पावरफुल 3 कंट्री हैं, इनके मारे हवा निकल जाए तो। लेकिन भारत ने चाहता है, उन्हें चाहना चाहिए। युद्ध किसी चीज का हल नहीं है। युद्ध में बहुत कुछ नुकसान होता है और हर उसका नुकसान है। ऐसा सोचे कोई अमेरिका युद्ध करना चाहे तो अमेरिका को नुकसान है, अमेरिका को भी होगा। तो अब हम ये बातें थोड़ा ट्रैक से हटके यूं चली गई कि कई बार सोच के ऊपर बात आती है। तो हम भी अभी बात कर रहे थे मनोविक्षिप्तता पे। तो मनोविक्षिप्त जो एक स्थिति है वो डिप्रेशन के बाद की स्थिति है, अवसाद के बाद की स्थिति है। इसमें आदमी जब एक बार घुस जाता है तो बड़ी मुश्किल से ही निकल पाता है।